जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसुजूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों साथियों आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डर, पीएससी, फायरमैन, ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी आती हैं उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो रहने वाला है पांचवा प्रैक्टिस सेट, फिफ्थ। ठीक है। इसके अंतर्गत हम 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो होंगे कंप्लीट हिंदी से। ठीक है, यानी कि हिंदी के सभी चैप्टर्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है मित्रों, तो आइए अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया है उक्ति से संबंधित। ठीक है, उक्ति या फिर इसको बोल देते हैं कथन। ठीक है, बताइएगा। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, जो गहन भाव सीधी भाषा और सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ही इज चीटेड। बताइए यह उक्ति किस रचनाकार की है। साथियों, जिंदगी में कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बताइए। तो यह जो उक्ति है मित्रों वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इनके द्वारा ये उक्ति लिखी गई है, ये दी गई है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। तो ये उक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तैरने की इच्छा, शब्दों पर गौर करिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तैरने की इच्छा, ना कि तैरने की इच्छा रखने वाला। अगर वाला शब्द आ जाए, तैरने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द और नया क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, बताइए तैरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं। तैरने की इच्छा को हम कहते हैं तितीर्षा। छोटी ई, बड़ी ई, तितीर्षा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ पर तितीर्षा की जगह हो जाता है तितिर्षु। जो बाद में सह षटकोण वाला से है, इस पे छोटों की मात्रा आ जाती, तितिर्षु। ठीक है। बाकी चिकित्सा किसको कहते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा बोलते हैं हम किसी कार्य को करने की इच्छा रखना। ठीक है, कार्य को करने की इच्छा। और जिंगासा किसको बोलते हैं। जिंगासा, जिंगासा बोलते हैं हम किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा। और जिंगासो बोलते हैं किसी को मारने की इच्छा रखने वाला, वाला यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तितीर्षा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तैरने की इच्छा। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शब्दांश, 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 बताइएगा। तो शब्दांश की वर्तनी आपसे पूछी गई है और शब्दांश की जो सही वर्तनी होती है वो लिखी गई है ऑप्शन ए में। शब्दांश को हम ऐसे लिखते हैं, दोनों से रहेंगे हमारे सह सलजम वाले से, यानी कि इसको बोलते हैं हम बड़ा से। ठीक है। और जो जो ये वाला से होता है सह षटकोण वाला से, ये कैसा से होता है, मूर्धन्य। और ये सह सपेरे वाला से होता है दंतव्य। ठीक है मित्रों, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शब्दांश की वर्तनी सही ये वाली होगी। आत्मत्याग शब्द में उपसर्ग क्या है। मित्रों आप जानते होंगे मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग। ठीक है, और इसके बाद में लगाए जाते हैं प्रत्यय। बताइएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उपसर्ग आत्मत्याग में कौन सा होगा। तो आत्मत्याग में जो उपसर्ग होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा आत्म। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है,
ओष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन, क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे तीन चार बात पूछी ली गई है। ओष्ठ्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए और व्यंजन भी होना चाहिए। बताइए कौन सा होगा। मैंने आपको पहले या फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट में इसके विषय में आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था कि ओष्ठ्य कौन से होते हैं, दंतव्य कौन से होते हैं, मूर्धन्य कौन से होते हैं, कंठ्य कौन से होते हैं। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर। तो इसमें जो है भय, जो भय है ये ओष्ठ्य भी है, क्योंकि ये आता है पै फै बै भय। पै फै बै भय, ये होते हैं हमारे पांच होते हैं। बाय पै फै बै भय मैं, ये हमारे पांच होते हैं जो ओष्ठ्य होते हैं। और इनमें जो महाप्राण होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये अल्प प्राण हो गया पै, ये बे अल्प प्राण हो गया, और ये मैं अल्प प्राण हो गया। बाकी फै और भय ये हो गए हैं महाप्राण। और इनमें से आपसे पूछा गया सघोष। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि घोष और सघोष अलग अलग होते हैं। जबकि घोष का विपरीत होता है अघोष, और सघोष का विपरीत भी अघोष ही होता है। तो इनमें से घोष कौन सा है, अघोष पे सघोष भय, अघोष पे बे सघोष भय। ठीक है, ऐसा होता है नहीं मित्रों। पे वर्ग के पहले और जो दूसरा वर्ग होता है, स्पर्श व्यंजनों का पहला और जो दूसरा वर्ग होता है, ये होता है हमारा अघोष। ए घोष यानी कि नाद नहीं है। और सघोष में होता है बाद का तीन चार और पांचवा वर्ग। और जो भय लिखा हुआ है भय, ये पांचवे वर्ग के अंतर्गत ही आता है, यानी कि चौथे वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है ना भय, तो ये हो जाएगा हमारा इसका ओष्ठ भी हो जाएगा, ये माप्राण भी हो जाएगा, घोष भी हो जाएगा, और व्यंजन तो है ही खैर। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी भय। ठीक है मित्रों, इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो होते हैं हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं बाकी मैं आपको अलग अलग टाइप से बता के चलूंगा। ठीक है, जैसे अधिकरण कारक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य में या फिर पर आ जाए। अपदान का अर्थ क्या होता है, अलग होना से, यानी कि अलगाव की बात करता है, ये अलगाव अलग होने की बात करता है। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ चीज देना लेना। संप्रदान का जो रूट वर्ड होता है वो होता है के लिए, के लिए। ठीक है, और संबंध, संबंध क्या होता है, मेरा भाई, काके की, का यह उसका भाई है, यह उसकी बहन है, का के की। ठीक है, ये होता है हमारा संबंध कारक। बाकी आपसे पूछा गया है कि मेरे हाथ में कलम है, इसमें कौन सा कारक होगा। मेरे हाथ में किसको रिप्रेजेंट करता है, अधिकरण को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक मेज पर रखी गई है, पर भी क्या होता है, अधिकरण होता है। ठीक है मित्रों, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 या 6, आप बताइएगा। बताइए यहाँ पर चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है, द्वंद्व, द्वंद्व की तो बात ही नहीं हो रही। द्वंद्व वो होता है मित्रों जहां पर शब्द जो होते हैं विलोम शब्द पाए जाते हैं, जैसे आजकल, ठीक है, रोना, खुश होना, ऐसे, वो होता है द्वंद्व समास। और क्रमधार्य, क्रमधार्य, चंद्र है शिखर पर जिसके, जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्रमधारय की पहचान क्या होती है। और यहाँ पर मित्रों ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया गया है, ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यह जो वर्ण है, यह जो शब्द है, ये भगवान शिव का भी पर्यायवाची माना गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, चंद्र है शिखर पर जिसके, बहुव्रीहि शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, बहुव्रीहि का होता है जिसमें कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात महादेव शिव जी। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है बताइएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अन्यथा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इस वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे कृत। अज्ञे का मतलब क्या है यहाँ पर? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी एक रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। कितनी नावों में कितनी बार, क्या पता कितनी नावों में कितनी बार, हमें नहीं पता है, ये बात अज्ञे है। तो ये किसकी रचना है? अज्ञात है, या ये है हमारे अज्ञे जी की रचना है। और इसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है बताइए? मूर्ति देवी नहीं, व्यास सम्मान बिल्कुल भी नहीं, ज्ञानपीठ हो सकता है, साहित्य अकादमी हो सकता है। बताइएगा आपसे ऑप्शन डी और सी में कौन सा सही है। तो इन्हें जो है 1978 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है मित्रों, इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, और तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत के ही हिंदी में आते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? जूता, सूरज, घर, मनुष्य। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा मित्रों वो होगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव होता है मानव। ये होगा तद्भव, ये होगा तत्सम। बाकी सूरज का तत्सम होता है सूर्य, और ग्रह का घर का ग्रह। ठीक है, जूता का नहीं होता मित्रों, क्योंकि जूता एक देशज शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं मित्रों। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? एम ए बी एड, एम ए बी एड, एम ए बी एड, एम ए बी एड। आपको विराम चिन्ह को की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम में एम के आगे और ए के आगे नुक्ता नहीं लगा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एम में बी एड सही लिखा हुआ है, लेकिन एम के आगे और ए के आगे नुक्ता नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एम ए बी एड। और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण चिन्ह या फिर कुछ और, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। संस्कृत से उत्पन्न हुई अपभ्रंश भाषा कौन सी है? इनका साथियों सही जो क्रम होगा मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी, ये होता है इसका सही क्रम। ठीक है, संस्कृत के बाद में पाली, फिर प्राकृत, अवट, अपभ्रंश, हिंदी, ये होता है इसका सही क्रम। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा पहले अवट आएगा या फिर अपभ्रंश आएगा। और इसी से पूछा गया आपसे कि संस्कृत से बाद में कौन सी उत्पन्न हुई? पाली हुई। क्वेश्चन में पूछा गया ना आपसे कि संस्कृत से उत्पन्न हुई अपभ्रंश भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से उत्पन्न हुई अपभ्रंश जो भाषा है वो है हमारी पाली। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट, बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? बर्बर उसको बोलते हैं जो बहुत मतलब असभ्य है, हीन, ऐसा कुछ टाइप करके। तो बर्बर का जो विलोम होता है वो होता है सभ्य। एक सामाजिक की दृष्टि से सही सामाजिक व्यक्ति, सभ्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दुर्बल का होता है सबल। ठीक है, तुलसीदास, सीधती निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार का भी एक पार्ट होगा मित्रों, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और अनुप्रास का भी कौन सा टाइप? श्रुत्यानुप्रास। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। बाकी मैं आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट में अनुप्रास अलंकार के भी भेद पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पर तय, तय और ने शब्द की, ने यहाँ पर हो गया, तय यहाँ पर हो गया, तय, ने, यहाँ पर इन वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए सुनने में एक जैसे हैं। तो ये होगा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास उसे बोलते हैं साथियों जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। नेक्स्ट, पताका का पर्यायवाची क्या होगा? पताका, प्रसाद नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं, खेचर, कृपाण भी नहीं होता। पताका का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हमारा झंडा।
फ्लैग, इसको बोलते हैं हम पताका। मृत्तिका, मृत्तिका शब्द का तद्भव, मृत्तिका एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ठीक है, बाकी मोती को बताइएगा आप क्या बोलते हैं, मोक्तिक बोलते हैं या फिर मोक्षिक बोलते हैं, या फिर और मक्खी को बोलते हैं मक्षिका। ठीक है, और मोक्ति को बोलते हैं मोक्तिक। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलो संधि विच्छेद करो। शब्द का कंप्लीट एक सेंस निकलना चाहिए, ऐसे नहीं होगा कि न प्लस नाभिराम, ऐसा नहीं बोलते। नयन, बिल्कुल सही बात है कि नयन, नयन प्लस अभिराम, अपने ये दोनों शब्द दिए गए ना इसमें, दोनों शब्द का अपना एक कंप्लीट अर्थ निकलता है। ठीक है मित्रों, तो कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन बी, नयन धन अभिराम। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी में अर्थ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी में अर्थ क्या होता है? रोजगार विनिमय, विनिमय, नौकरी बदलाव, रोजगार कार्यालय, रोजगार सूचना, बताइएगा। तो इसको बोलते हैं हम रोजगार कार्यालय या फिर रोजगार विनिमय, बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा। नेक्स्ट, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत यानी जो बात बिल्कुल ही अद्भुत है, उसका जो स्थायी भाव होता है विष में, विष में। ठीक है, बाकी निर्वेद होता है शांत रस का, शांत रस का निर्वेद होता है। भय होता है भयानक रस का, और रति तो आप जानते ही होंगे, श्रृंगार रस का होता है। नेक्स्ट, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। सातवां में से आया हुआ है, तो सातवां कहाँ पर हुआ है? से ही आना चाहिए, सूरीनाम। ठीक है, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सूरीनाम, यानी कि सूरीनाम की कैपिटल है पारामारिबो। ठीक है मित्रों, और ये हुआ था मित्रों 2003, 2003 में हुआ था सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन। बाकी यहाँ पर आपसे आपको दिया गया है विकल्प, ये जो पोर्ट ऑफ स्पेन, स्पेन में हुआ था पांचवा, लंदन में छठा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, और पोर्ट लुई में मैंने आपको बताया था चौथा हुआ था। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? बोध हुआ या फिर बोध हुई? नहीं, बोध हुआ। अनुभव हुआ, बिल्कुल पुल्लिंग है। ज्ञान हुआ, पुल्लिंग है। चेतना हुई, चेतना हुआ, चेतना हुआ नहीं बोलते, उसको जानने की चेतना हुई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। स्त्रीलिंग पूछा गया था ना आपसे। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? लखपति, लखपति, लक्षपति, लखपति। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, लखपति। ठीक है, कौन सा व्यंजन अघोष है? ठीक है, अघोष, अघोष के ये उल्टे होते हैं सघोष और घोष, दोनों का मतलब ही एक होता है, घोष और सघोष का। ठीक है, इन्हीं का विपरीत होता है अघोष। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अघोष है? अघोष की पहचान होती है कि उस वर्ग का इस पर संघर्षी व्यंजन के पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये होते हैं अघोष। यानी कि कचट तप का जो पहला वर्ग है और जो दूसरा वर्ग है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है च, ये होगा हमारा अघोष। ठीक है मित्रों, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला? भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था मित्रों द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। और ये जब प्रकाशित हुआ था, ये 1780 में हुआ था, 1780 में। और जेम्स ऑगस्टन हिक्की, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जेम्स ऑगस्टन हिक्की, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था?
ये होता है मित्रों अंग्रेजी भाषण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत, ये भारत वो भारत, क्या भारत चार पांच है पूरे विश्व में? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। भारत एक ही है, और जो चीज एक होती है उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर होता भारतीय तो होता भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य के में किस नाम से भी जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल को और क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को ही हम कहते हैं भक्ति काल। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है आपको, भक्ति काल ही पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम है। नेक्स्ट, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था, उसने खाया था, वो तो हो जाता पूर्ण वर्तमान यानी कि पूर्ण भूतकाल। वह खा रहा था, बात अभी क्या पता पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, तो इसका क्या होगा अर्थ कि बात अभी अधूरी हो सकती है, तो अपूर्ण भूत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और वह उसने खाया था तो हो जाएगा पूर्ण भूत। ठीक है, वह खाता था सामान्य भूत। ठीक है, उसने खाया होगा संदिग्ध भूत। ठीक है मित्रों, कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? अनिश्चय यानी कि निश्चित नहीं है। बताइए, जो वह, कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन क्या नाम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के ही आंसर लगाना है, क्योंकि अधिकतर जो है स्टूडेंट, अधिकतर कैंडिडेट क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और स्टार्टिंग का ही अनिश्चयवाचक पढ़ के चल जाते हैं और उत्तर दे के घर आ जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। जो वह, कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ। बताइएगा, इनमें से जो कुछ ना कुछ है ये भी एक अनिश्चयवाचक है, सब कुछ भी अनिश्चयवाचक है, कुछ भी ये भी अनिश्चयवाचक है। और जो व्यक्ति वहां गया वह ही वापस आया, तो उसका मतलब बात निश्चित है, तो ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। ऑप्शन ए इसका निश्चयवाचक हो जाएगा, और यही हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? अपभ्रंश, तुर्की, फारसी, अरबी। उर्दू जो शब्द लिया गया है मित्रों वो लिया गया है तुर्की भाषा से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उर्दू शब्द जो है तुर्की, तुर्की के ओर्दू, और दू इस शब्द से आया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? शिविर। ओर्दू का मतलब होता है शिविर या फिर सेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मित्रों, शायद आपको कहीं देखने को मिले। उर्दू का अर्थ होता है शिविर या फिर सेना। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है? जोगी, जटा, यम, यौवन। तो योगी जो शब्द है यहाँ पर, जोगी, जो जोगी शब्द है मित्रों ये एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है योगी। योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ में कौन सी संज्ञा है? योगी आदित्यनाथ में संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बाकी जटा, यौवन और यम ये सभी तत्सम है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, अनुच्छेद आया है, आइए इसको भी पढ़ते हैं। अनुशासन बाह्य नहीं, अनुशासन बाह्य नहीं, भीतरी नियंत्रण है। वह भीतर से बांधता है, यह भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले चलता है, यानी कि इथिक्स की ओर ले चलता है। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ लोग ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके।
स्वयं को पर के पीछे रखने पर, स्वयं का विलोम होता है पर, स्वयं को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कारों को साध सकते हैं। उनके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। विश्लेषणात्मक अध्ययन इस चीराफाड़ी में न साहित्य में हाथ में पड़ता है, न कला न धर्म। हम परिधि पर भी चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुदेरता रहता है और उसके अहंकार को उकसाता रहता है। ये आपका पैराग्राफ है मित्रों। आइए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है क्योंकि, आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है क्योंकि, क्यों क्यों रखती है? क्योंकि विषयों की सूचना मात्र देती है। वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, विषयों का सूची पत्र तैयार करती है, विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। इसका जो सही विकल्प होगा, विषयों की सूचना मात्र देती है। कहाँ पर है? विषयों की सूचना मात्र देती है, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी पैराग्राफ में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह, धर्म द्वारा अनुशासन, क्या धर्म द्वारा अनुशासन संभव है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये एक इथिकल बात हो जाएगी क्योंकि धर्म धर्म का कहीं ना कहीं संबंध है नैतिकता से। ठीक है मित्रों, मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतः जोड़ता है, व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है, स्वयं को पर का अनुवर्ती बनाता है, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प होगा। एक क्वेश्चन और है इसका, संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य महत्व दे किस पर? पराविद्या से अपराविद्या को, परावलंबन से स्वावलंबन को, निज से पर को, लोक से परलोक को। बताइए जी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, स्वयं से पर बनाने की क्षमता। तो स्वयं और पर एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ठीक है मित्रों, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निज से पर को, यानी कि अपने आप से दूसरे को। संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक तथ्य यही है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। पैराग्राफ हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, नाई होगा। बताइए क्या होगा? नाई होगा या फिर लोहार होगा या फिर बढ़ई होगा? बढ़ई का संबंध होता है मित्रों लकड़ी से, लकड़ी से होता है बढ़ई का संबंध। बाकी जो लोहार का संबंध होता है वो होता है लोहे से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लोहार। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास? द्विगु समास, पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, तो उसमें कंफ्यूजन था और मैंने आपको जो है उसका आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेरित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये हो जाएगा राजभाषा विभाग के तहत। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 36, चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? चित्रा मुदगल बहुत ही फेमस लेखिका हुई है मित्रों। एक जमीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा या फिर गिलगड़ू?
तो इनकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और कब दिया गया था मित्रों? 2018 में। 2018 में चित्रा मुद्गल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और ये इनकी जो रचना थी वो थी हमारी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा। ठीक है मित्रों, नालासोपारा से आप एक बात याद रख सकते हो, ये कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय राजधानी है दिल्ली, उससे संबंधित यह रचना है। ठीक है, नेक्स्ट। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस उचित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, या फिर गंगा नहाना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? गढ़ जीत लेना। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। छक्के छुड़ाना का मतलब क्या होता है? हराना। नेक्स्ट, अवर का विलोम क्या होता है? अवर, परवर, गवार, मृत्य, सवर। तो अवर का जो विलोम होता है वो होता है प्रवर। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। गंवार किसको बोलते हैं? ग्रामीण को, या फिर किसी और को? बताइएगा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी खालिस्तान की डाल, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? निम, पात, छांव, कदम्ब। नीम की डाल, पात की डाल, छांव की डाल, या फिर कदम्ब की डाल? जी, कदम्ब की डाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल है? आपको मित्रों ध्यान रखना है, छायावाद में 4 ही अक्षर दिए गए हैं, छ, य, व, द। और इसके 4 ही स्तंभ है। यानी कि 4 स्तंभ का मतलब होता है 4 लेखक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए, तो उन लेखकों में इनमें से कौन सा नहीं है? पूछा गया है कि आपसे उन उन 4 स्तंभों में इनमें से कौन सा शामिल है? महादेव वर्मा, अज्ञे, त्रिलोचन, या फिर हरिश्चंद्र। तो छायावाद में जो है महादेव वर्मा जी शामिल है। ठीक है, बाकी और 3 कौन कौन से हैं? एक तो है सुमित्रानंदन पंत, और एक आपका महादेव वर्मा हो ही गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक चौथा कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है मित्रों, ये 4 स्तंभ है छायावाद के, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। तो ये हमारे आज 40 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की, 40 एमसीक्यू की। और ये हमारी जो साथियों क्लास रहती है, प्रैक्टिस सेट रहते हैं, ये यूपीएसआई, कांस्टेबल, पीएससी, जेल वार्डर, फायरमैन इत्यादि ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, उन सभी के लिए ये हमारे प्रैक्टिस सफिशिएंट रहते हैं। ठीक है मित्रों, और मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं इसके एक नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।